नमस्कार, जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, जीवन शैली कार्यक्रम में हम उन विषयों को सम्मिलित करते हैं जहां हमारा ये प्रयास रहता है कि आपकी जो जीवन शैली है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सके। तो हमारा कोशिश यही रहती है कि हम उन विषयों को यहाँ पर सम्मिलित करें। तो इसी कड़ी में इस बार का जो हमारा विषय है, वैसे तो हमारे सभी विषय बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इस बार का जो हमारा विषय है वो बहुत ही खास है कि वो 21वीं सदी से संबंधित भी है। और हमारा आज का विषय है 21वीं सदी में पोषण की परिभाषा। दर्शकों, अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो जो कहते हैं हमारी जो काया होती है उसके लिए संतुलित आहार बेहद आवश्यक है। लेकिन संतुलित आहार सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक होता है। लेकिन आज की वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने अपने परिवेश को काफ़ी हद तक यहाँ पर बदल दिया है और इसका जो परिणाम है वो हमारे स्वास्थ्य पे दिखने लगा। हमें विभिन्न तरह की बीमारियां यहाँ पर हो जाती है। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम संतुलित आहार को, पोषण तत्वों को अपने जो भोजन है उसमें शामिल करें। तो आज के हमारे इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मिसेस गीतांजलि जुगरान जी, जो यहाँ पर आहार विशेषज्ञ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, क्योंकि हमने जो आज का विषय यहाँ पर रखा है वो यही है कि 21वीं सदी में पोषण की परिभाषा। तो मैम, कार्यक्रम की शुरुआत भी मैं यहीं से करूँगी, क्योंकि जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि हमारा जो भोजन है, हमारा जो आहार है, पिछले 15-20 सालों में काफ़ी परिवर्तित हो गया है। तो ऐसे में पोषण की परिभाषा किस तरह परिभाषित आप करेंगे? पोषण को मैं एक ईंधन मानती हूँ जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके सही तरीके से चलने के लिए एक अच्छा ईंधन, जैसे कि मैं बात करूं एक गाड़ी की जो कि डीजल से चलती है, और यदि हम उसमें पेट्रोल डाल दें तो वो बहुत ही गड़बड़ चढ़ने लगेगी, शायद बंद हो जाएगी। इसी तरह हमने अपने शरीर में जिस तरह का ईंधन, अगर गलत ईंधन डाला है तो वो कुछ समय तो चलेगा, बट उसके कुछ समय बाद वो शायद चलना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और इसीलिए हम आज की सदी में देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हमें बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी, बहुत सारे तरह के कैंसर जो कि लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। तो बहुत सारी ब्लड प्रेशर, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि लाइफस्टाइल की वजह से और हमारे ख़राब, या मैं बोलूँगी इम्बैलेंस डाइट की वजह से हो रहे हैं। तो न्यूट्रिशन जो कि बहुत ज़रूरी है, पोषण जिसकी कि हमारे शरीर को सुव्यवस्थित रहने के लिए पोषण की बहुत ज़रूरी है, वो हमने बहुत ही गड़बड़ कर दिया है। यदि मैं 50 साल पहले जाऊँ तो हम बहुत ज़्यादा अपने नेचर से जुड़े हुए थे, ट्रेडिशन से जुड़े हुए थे, परंतु अब क्या है, हमने सब कुछ छोड़ दिया और हम इजी कन्वीनियंट फूड की तरफ जाते हैं। पैकेट खोला और थोड़ा सा 10-15 मिनट गर्म किया और खाना तैयार, जो कि शायद बहुत कुछ गलत हो गया, जिसमें कि बहुत सारा न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है और इसकी वजह से हम उसकी खामियां हम अपने शरीर के लिए देख रहे हैं। तो पोषण, यदि हम अपनी मदर नेचर से फिर से जुड़ जाएं, हम अपने ट्रेडिशन की तरफ दोबारा, जो हमारे दादी नानी खाते थे, जिस तरह से खाते थे, जिस समय पे खाते थे, अगर हम यदि उसी समय पे दोबारा जाएं तो शायद हम कुछ सालों में ये जो हमने अपने और अपने बच्चों के लिए जितना भी गड़बड़ किया है वो ठीक हो जाए। मैम, बिल्कुल सही बात आपने कही। यहाँ पे आपने पारंपरिक भोजन की यहाँ पर बात कही, तो मैं दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहूँगी, जिस तरह हम पारंपरिक भोजन की यहाँ पे बात की गई है कि पहले हमारी दादी नानी जिस तरह का खाना गाँव में बनता था, वो खाना अब हम लोग नहीं खा रहे। मैम, लेकिन क्या आपको लगता है कि गलती, जैसे आपने भी कहा, गलती कहीं ना कहीं तो इसमें हमारी ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम खाने को ये नहीं सोचते कि इसे पोषक तत्व हो, हम ये सोचते खाना सुंदर दिखना चाहिए या फिर जो खाना है वो आपको अच्छा लगना चाहिए। तो कहीं गलती तो इसमें हमारी ही है। बिल्कुल गलती हमारी है। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो उसमें यह आया है कि हमारी जो कैलोरी इंटेक है वो बेसिकली ज़्यादा हो गया है। कैलोरी इंटेक कहाँ से? आप देखेंगे, हमने चीनी युक्त और हमने फैट, वसायुक्त खाना हमने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है, इंस्टेड कि हम प्रोटीन या पूरे बैलेंस डाइट की तरफ अगर ध्यान दें, जिसमें कि सब्जियां भी हों, दालें भी हों, दूध और दूध से बनी चीज़ें भी हों, अनाज भी हो, तो हमने वो सब छोड़ के हम ज़्यादा वसा और चीनी की तरफ जा रहे हैं। और यदि मैं बात करूं तो नॉनवेज का इंटेक थोड़ा ज़्यादा हो गया है, दूध थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ये जो मोटा अनाज है वो हमने छोड़ दिया है, सब्जियां व फल हमने छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो कन्वीनियंट नहीं है। पैकेट खोल के जो चीज़ आसानी से बनती है वो हमारे लिए भी सुविधाजनक है। इसमें गलती मैं कहूँगी हमारी है, बट जो सोशली जो चल रहा है कि हम भागा दौड़ी की ज़िंदगी है हमारी, स्ट्रेसफुल हमारी ज़िंदगी है, तो उसमें हमें वो चीज़ें अपनाना आसान लगता है, विच इज़ कॉल्ड कन्वीनियंट फूड, कंफर्ट फूड या जंक फूड हम जिसे कहें। तो जिसकी तरफ आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, क्योंकि वो एक टेस्ट बनाते हैं बच्चों का, और देखा जाए तो वो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
जी। तो मैम जिस तरह आपने कहा कि हम जैसे जंक फूड की हम यहाँ पे बात करते हैं कि शुरुआत, क्योंकि 21वीं सदी की जब हम बात करते हैं सबसे पहले जंक फूड, पैकेट जो फूड होता है वही आता है। हम सब जानते हैं कि वो फूड हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम उसका उपयोग यहाँ पे कर रहे हैं। और जो पेरेंट्स हैं अब वो भी एग्री करते हैं कि कोई बात नहीं, अगर बच्चा नहीं खा रहा है, बच्चे का खाना आवश्यक है। तो क्या आप इस बात को, क्योंकि एज अ मदर हमें भी ये लगता है कि बच्चा कुछ नहीं खा रहा है, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो उसने खाया, उस कुछ में हम उसे पैकेट फूड भी खिला देते हैं, हम उसे चिप्स भी खिला देते हैं। तो आप मुझ जैसी जो माएँ हैं उनको क्या कहना चाहेंगी कि आपका बच्चा भूखा रह ले वो सही है या फिर वो पैकेट वाला फूड खाए? देखिए, इसमें क्या है, मैं बोलूँगी प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक वर्किंग मदर हूँ, प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जब हम बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं तो हमारे लिए आसान होता है पैकेट खोलना और बच्चे को पकड़ाना, और बच्चों को भी शायद वो अच्छा लगने लगा है क्योंकि हमने उनको बहुत बचपन से वो इंट्रोड्यूस करा दिया। यदि हम बच्चों को खाना, पहले के ज़माने में भी स्नैक्स बनती थी, मट्ठियाँ बनती थी, लड्डू बनते थे, घर में अलग तरह की नमकीनें बनती थी, वो हमने छोड़ दिए। क्या आप और मैं वो बना रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शायद हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। बट यदि हम प्री प्लानिंग करके चलें, यदि हमने जो आज बनना है खाना वो हम पहले दिन प्लान करके चले, तो शायद बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। जब हमारा बच्चा स्कूल से आए तो हमें उसे क्या देना है, जब वो खेल के आए तो क्या देना है, या जब वो ट्यूशन पढ़ के आए तो उसे क्या देना है, तो वो अगर हम प्री प्लान पहले से करके चलें तो शायद इतनी मुश्किल ना हो। मैम जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, ग्रोइंग स्टेज जब बच्चा होता है, तो उस वक्त बहुत आवश्यक होता है कि बच्चे का जो आहार हो बहुत संतुलित हो। तो उस वक्त आपको किस तरह का आहार उसकी थाली में होना चाहिए? देखिए, संतुलित आहार हर वर्ग के लोगों के लिए ज़रूरी है, बट क्योंकि बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, उनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा होता है उस समय, तो उनके लिए संतुलित आहार का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि कैलोरीज, और कैलोरीज कहाँ से आएँ, क्योंकि वो खर्च करते हैं ज़्यादा कैलोरीज, तो वो कैलोरीज कहाँ से आएँ, वो आए अच्छे गुड फैट से, जो कि नट्स, सीड्स, घी हमने छोड़ दिया है खाना, बट जबकि वो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए और हमारे लिए भी, पर कितना खाना है ये मैटर कर रहा है। ठीक है, प्लस उसके साथ उसको, क्योंकि ग्रोइंग एज में उसका मसल बिल्डअप हो रहा है, तो उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज, अंडा, ये सब ज़रूर शामिल रखें, बट अगेन बार बार बोलूँगी एक संतुलित मात्रा में। ऐसा ना हो कि बच्चा अंडे मांग रहा है तो हम उसे 6 अंडे दे दें, तो वो संतुलन शायद, मैं डाइटिशियन पर मुझे लगता है कि माँ से अच्छा कोई नहीं जानती कहाँ पे बच्चे को रोकना है और कहाँ पे उसको खिलाना है। तो ये है कि प्रोटीन सही मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मात्रा में हो, जिसमें कि उसको मिलेट्स, आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी मिलेट्स का वो किया है, तो मिलेट्स दिए जाएं, जिसमें कि ना केवल कैलोरीज मिलेगी, उसको कैल्शियम भी मिलेगा और दूसरे आयरन, बहुत सारे भरपूर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे मिलेट्स में। हमारे पहाड़ का मंडवा जो है, अब मैं बोलूँगी कि इस समय मंडवा खाया जाए। तो ये है कि आप बच्चे को बैलेंस डाइट देंगे जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बहुत सारी सब्जियाँ और फल शामिल करें। बच्चे का टेस्ट डेवलप करें कि वो पैक्ड आर्टिकल्स ना खोल के उसके पास स्नैक्स ऑलरेडी घर में बनी हुई हों। जी, तो यदि हम ये बच्चे को शुरुआत से ही देना शुरू करेंगे तो बच्चे को मालूम होगा कि ये चीज़ों में ये खराबी है। हम उसको उसके जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसकी वो भी बताएं कि बेटा पैक्ड चीज़ें खाने से मोटापा होता है, या आपको इसकी आदत लग सकती है, या इसमें नमक बहुत है, या इसमें ये खराब वाला ऑयल है, और मम्मी देखो आपके लिए कितने अच्छे ऑयल में या कितना अच्छे से पका रही है। जी, मतलब वही है कि वो एक माँ के ऊपर निर्भर यहाँ पर करता है किस तरह वो अपने बच्चे की थाली यहाँ पर परोसती है। मैम एक महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है, लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, हम हर बात पर कहते रहे हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे पास समय नहीं है। ऐसे में स्ट्रेस में अगर आप हैं तो आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रेस अगेन अगर हम प्री प्लानिंग नहीं करके चलेंगे तो स्ट्रेस ज़िंदगी में आएगा ही आएगा। तो प्री प्लानिंग करें सबसे पहली चीज़। जैसे खाने बनाने का स्ट्रेस है, ऑफिस भागने का स्ट्रेस है, वो देर क्यों हो रही है? क्योंकि हम रात को लेट सो रहे हैं। तो स्ट्रेसफुल ज़िंदगी हम, जैसे आपने बोला कि इसमें स्ट्रेसफुल वो हटाने के लिए किस तरह का बैलेंस डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स कम होंगे उसमें, जो कि बहुत तरह के विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, वो कम होंगे तो अलग तरह का मूड स्विंग्स होंगे और स्ट्रेस आएगा। भाई ऑफिस का स्ट्रेस है तो उसको हटाने के लिए भले ही हम कुछ ना कर पाएँ, बट एटलीस्ट जो घर का स्ट्रेस है उसके लिए हमें प्री प्लान करके चलें कि अगले दिन हमें वो स्ट्रेस ना डेवलप हो। तो हमारा जो डाइट हो वो प्री प्लान हो, उसमें भरपूर सब्जियां हों, उसमें मोटा अनाज शामिल हो, उसमें दालें हों, और इस तरह से अगर हम पूरा बैलेंस करके चलेंगे कि 60% ऑफ द कैलोरीज जो आए वो हमारे कार्बोहाइड्रेट यानी कि मोटे अनाज से आए, सिंपल कार्ब्स यानी कि चीनी से ना आए, बल्कि हमारा जो मोटा अनाज है उससे आए, और अराउंड
25% कैलोरीज हमारी प्रोटीन से आए, जिसमें कि दालें हो सकती हैं, दही हो सकता है, दूध है, अंडे हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज शामिल करें, और जो 25% है वो हमारी वसा से आएगा। जबकि मैक्सिमम हमने देखा है कि 50 सालों में जो चेंज आया है डाइट में वो ये हुआ है कि वसा और चीनी का उपयोग, जो सिंपल कार्ब्स है, उसका हमने प्रयोग ज़्यादा शुरू कर दिया है। मतलब अगर आप देखें, फ्रेंच फ्राइज़ बहुत आसान है खाना, या कुछ भी चिप्स खाना बहुत आसान है, जबकि अगर हम उसी को अगर हम बच्चों को बेसन का चीला बना के दें या हम हलवा बना के दें, तो वो शायद उससे ठीक है चीनी उसमें भी जा रही है, पर एटलीस्ट अच्छा फैट तो जा रहा है और घर का अच्छा आटा तो जा रहा है उसमें। जी। तो इस यहाँ तरह पर ना जैसे भोजन को लेके कई भ्रांतियाँ रहती है, जैसे कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है वो आपको हल्का करना चाहिए, क्योंकि रात भर आप भूखे रहते हो, एकदम से अगर आप ज़्यादा खाना खा लोगे, ओवर ईटिंग आप कर लोगे तो आपको दिक्कत होगी, या दिन में आपको सिर्फ सैलेड ही खाना चाहिए, रात को भी हल्का भोजन करना चाहिए। कोई कहता नहीं रात को आपको भरपेट खाना खाना चाहिए। तो ये अभी अक्सर रहता है कि जितने लोग जितनी मुंह उतनी बातें, जितने लोग उतनी बातें यहाँ पर। तो हम आपके माध्यम से आज ये जानना चाहेंगे कि सही में जो आपकी सुबह की डाइट, आपकी दिन की डाइट और आपकी रात की जो डाइट होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए और किस समय पे यहाँ पर होनी चाहिए। मोहिता जी, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी, हर शरीर अलग है जी, तो हर शरीर की रिक्वायरमेंट अलग है। किसी को बिल्कुल भी फ्राइड सूट नहीं होगा, कोई फ्राइड खाएगा उसे पच जाएगा। इसमें आयुर्वेदा भी रोल प्ले करता है। जो आयुर्वेदा है वो ये कहता है कि मॉर्निंग टिल 2 बजे तक हमारी जो डाइजेशन की जो अग्नि होती है, पाचन की जो अग्नि होती है, हमारा डाइजेशन बेस्ट होता है फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। जी, मतलब मॉर्निंग में। तो जितना हम न्यूट्रिशन अच्छा ले सकते हैं वो हम फर्स्ट हाफ में लें। मीन्स हमारा जो दोपहर तक का खाना है वो भरपूर होना चाहिए। जी। रात को क्योंकि हमें अब सो जाना है और हमारी अग्नि भी शांत है, तो हमें हल्का भोजन लेना चाहिए। जबकि अगर हम आज का परिवेश देखें तो हम दिन भर भाग रहे होते हैं और रात को हम कंफर्ट फूड खा रहे होते हैं। बिल्कुल। सब कोई थक के आते हैं और सोचते हैं कि बस आज ऑर्डर करते हैं और आ जाएगा। तो क्या उस ऑर्डर किए हुए खाने में अच्छा फैट होगा, अच्छा कार्ब्स होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए प्लान करें कि हमें दोपहर में क्या लेना है, क्योंकि वो उस समय हमारा दोपहर का भोजन हमारा बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी अग्नि सबसे ज़्यादा काम कर रही होती है। बिल्कुल। बट मैं ये बात ज़रूर यहाँ पे बोलना चाहूँगी, दोपहर का भोजन, मेरे पास कई तरह के पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं हम 4 बजे भोजन करते हैं। अब 4 बजे भोजन जो कर रहा है उसकी अग्नि अपने आप ही नीचे हो जाएगी। तो जो टाइमिंग, जो हमारे दादी नानी, आप देखेंगे जो हमारे दादी नानी खाना खाया करते थे, उनका एक टाइमिंग होता था। जो बड़े बुजुर्ग आज भी घर में हैं, हमारे दादी नानी, वो लोग, उनका एक टाइम है खाने का। उनको उस समय पे अगर खाना ना मिले तो उसके बाद वो खाना खाते भी दिक्कत होती है। जी बिल्कुल। तो इसलिए बेटर है कि हम खाना जो खाएं वो समय पे खाएं। जिस समय पे हमारे दादी और नानी खाना खाया करते थे, सुबह का नाश्ता 9 साढ़े 9 तक मैक्सिमम हो जाए, उसके बाद बीच में एक फ्रूट का टाइम हो 11 और 12 के बीच में, फिर हमारा दोपहर का जो खाना है वो 2 ढाई मैक्सिमम 3 बजे तक निपट जाए, ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो बेस्ट हो। फिर शाम को एक छोटी स्नैक्स हो, जो जैसे नॉर्मली हम लोग चाय लेते हैं जी, समर्स हैं तो आप छाछ ले सकते हैं, या हम ये दूसरे कई कोकोनट वाटर ले सकते हैं। जूसेस के मैं बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ। जब तक दांत सलामत है मैं बोलती हूँ फ्रूट खाएं। जी बिल्कुल। डोंट गो फॉर जूसेस। तो और फिर रात का डिनर कोशिश करें जितना जल्दी 8 बजे तक मैक्सिमम अपना डिनर कर लें। ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो माएँ होती हैं या फिर जो लोग होते हैं वो अक्सर जूस पीना बहुत पसंद करते हैं। उन्हें लगता है फ्रूट्स खाने में हमें ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होगी, बच्चे कैसे च्युइंग करेंगे, तो अक्सर जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को जूस पिलाना ज़्यादा प्रीफर करती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जूस ना खिला के हमें फ्रूट्स में ज़्यादा जोर यहाँ पर देना चाहिए। मोहिता, जूस भी कन्वीनियंट कन्वीनियंट फूड हो गया, क्योंकि हमें आप ये देखिए कि वो अगेन उससे क्या होगा, कैलोरी ज़्यादा जा रही हैं। हम जितने 4 सेब हम खाने में कितना समय लगेगा, और वो 4 अगर मैं सेब के जूस की बात करूं तो वो एक बार में हम शायद पी के ख़त्म, तो उससे कैलोरीज कितनी जा रही हैं। तो यही हुआ है इन 50 सालों में कि शायद हमारा खरीदने की ताकत भी बढ़ गई है पैसे वाइज, और हम पे समय नहीं है, तो हम कन्वीनियंट फूड की तरफ बहुत ईजीली चले जाते हैं, जबकि उससे हमारा पाचन कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। और आप देखेंगे तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो बेटर है कि माँओं को, शायद ठीक है मैं बोलूँगी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का रोल बहुत बड़ा है, बट क्योंकि हमें जननी और हम घर की क्वींस हैं, मतलब मैं क्वीन भी नहीं बोलूँगी, हम किंग हैं वहाँ के,
तो किचन की किंग है, तो पता नहीं, लेकिन किचन के किंग है तो वो जगह मत छोड़ें जी। फीमेल्स को मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगी कि किचन के किंग बन के रहें एंड प्री प्लान करें अपना भोजन। मैम यहाँ पर ना एक आवश्यक ये भी है जानना, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जैसे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, फिर वो दिन में लेट घर आते हैं, उसके बाद आप ऑब्वियसली उन्हें लंच ही करवाते हैं। जो फ्रूट्स खाने का टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के पास तो टाइम है ही नहीं फ्रूट्स खाने का। मैं अपने बच्चे के टिफ़िन में ज़रूर एक फ्रूट ज़रूर डाल के देती हूँ उसको। एक कोई ना कोई उसका प्रॉपर मील होता है और एक साथ में फ्रूट होता है। तो नहीं किसी दिन अगर बच्चे का नहीं मन है खाने का तो एटलीस्ट फ्रूट खाएगा, या फिर आप 4 o'clock के अराउंड उसे फ्रूट दे सकते हैं, 4 और 5 के बीच में। मतलब अगर वो मिस हो गया, मेरे पास जो ग्रोइंग एज वाले बच्चे आते हैं एज अ पेशेंट, तो मैं उनको ये बोलती हूँ बेटा आप जब बस से जा रहे हैं या मम्मी के साथ कार में आ रहे हैं तो आप उस समय फ्रूट खाएं, सो दैट आपका टाइम बच जाए। क्योंकि सही मायने में बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है, घर, ट्यूशन, स्कूल एंड फिर उन्होंने बच्चों ने कोई ना कोई एकेडमी ज्वाइन की होती है, तो उनके पास टाइम ही नहीं है शायद खाना खाने का। तो इसलिए माओ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनका जो लंच पैक्स है, टिफ़िन्स हैं, वो बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए, सो दैट कि उनको प्रोटीन की कमी ना हो, उनको कार्ब्स की कमी ना हो, उनको एनर्जी की कमी ना हो, क्योंकि वो बहुत ही ग्रोइंग एज में है। मैम यहाँ पर हम युवाओं की बात करेंगे और बुजुर्गों की भी बात करेंगे, क्योंकि हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो घूम फिर के जो प्रश्न मेरे जहन में आ रहे हैं वो बच्चों को लेके ही यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि एक प्रश्न और बच्चों से संबंधित करना चाहूँगी, जैसे अगर हम बात करें दूध पिलाने की, तो पहले तक हम देखते थे कि जैसे हम भी जिस टाइम पे दूध पीते आए हैं, तो एक सुबह आप पी रहे हो जब स्कूल जा रहे हो, और एक सोते समय बिल्कुल जब आप सोने की तैयारी कर रहे हो तब आप दूध पी रहे हो। लेकिन कुछ टाइम से हम ये सुनने लगे हैं कि हमने जाना है कि जो दूध होता है वो सोने से पहले नहीं लेना चाहिए। तो दूध पीने का जो सही टाइम है वो क्या है? मेरी प्रैक्टिस में मैं भी लोगों को बोलती हूँ रात को दूध ना लें और मॉर्निंग में ही दूध लें, क्योंकि आप उस समय एक्टिव हैं और वो डाइजेस्ट इजीली हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर अपनी प्रैक्टिस में देखूं तो लोगों का डाइजेशन बहुत वीक हो गया है, क्योंकि बोला गया है कि पेट से ही सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। तो जब डाइजेशन ही अच्छा नहीं होगा तो सारी दिक्कतें। एंड प्रोटीन, दूध में काफ़ी प्रोटीन है, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहूँगी, दूध रह भी नहीं गया है, जिससे दूध हम सोच रहे हैं कि हम दूध से हमें ताकत मिलेगी या हमको अच्छा हमारे शरीर के लिए दूध कुछ करने वाला है। मैं देखती हूँ कि दूध शायद कुछ और ही कर रहा है जी। जो गर्ल्स को प्यूबर्टी हिट हो रही है आजकल अर्ली एज में, और जो डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, जहाँ दूध रोका जाता है शायद वो काफ़ी हद तक डाइजेशन ठीक होता है। प्यूबर्टी हिट हो रही है लड़कियों को, क्योंकि उनको उस दूध में इतना इंजेक्टेबल है, उस गाय या भैंस को इतने इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से गर्ल्स को आजकल फर्टिलिटी में इश्यूज आ रहे हैं जी। तो ऐसे दूध, क्योंकि हमने भी शायद पैक्ड, अगेन दूध भी पैक्ड ले रहे हैं, या किसी डेयरी में भी जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये कन्वीनियंट है कि उसको गाय या भैंस को इंजेक्शन लगाए और वो फट से दूध, उनके लिए एक बिजनेस है ये। तो जी, छोटी डेयरी में जाएं जहाँ जो कि रिलायबल हो, कि जहाँ इंजेक्शंस ना दिए जाते हों और गाय ऐसे ही दूध दे दे। बात फिर वही आती है कि जब आपने व्यापार करना है तो आप किसी के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो वही बात है। मैंने आप ये कहना चाह रही कि दूध भी अगर आप पी रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझकर यहाँ पर दूध पीना है, और जो दूध पीने का सही समय है वो सोने के समय नहीं है, उससे बहुत पहले आपको दूध मतलब शाम के टाइम ले लें, या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। मुझे लगता है कि ब्रेकफास्ट, ताकि आपका दिन भर का आपको मालूम है आपके बच्चे का प्रोटीन का कोटा पूरा है जी। मैम ये तो चलिए फूड की बात हुई, अब की जो बच्चे हैं या फिर आज के जो युवा हैं, हम फिर वही बात करेंगे, हम पानी नहीं प्रॉपर पीते हैं, उसकी वजह से भी हमें कई तरह की, अगर महिलाओं की बात करें यहाँ पे, हम बच्चियों की बात करें, तो उनको कई तरह की दिक्कतें का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। तो पानी की जो हमारी मात्रा हो वो कितनी होनी चाहिए और कितने ड्यूरेशन में हमें यहाँ पे पानी पीना चाहिए? एटलीस्ट 2 लीटर, 2 से 2.5 लीटर। पर मैं बताना चाहूँगी, आपका जो यूरिन का कलर है वो आपके हाइड्रेशन को बताता है। पानी क्यों ले रहे हैं? ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं वो पूरे शरीर को आराम से थ्रू पानी, थ्रू ब्लड मिल जाएं। बट जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो वो काम पूरा नहीं हो पाता है। तो इसलिए पानी एटलीस्ट 2 लीटर ज़रूर पिएं। बट कि अगर वो गर्मियों का मौसम है तो वो पानी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जब सर्दियों का मौसम है तो वो पानी थोड़ा कम हो सकता है। और ये हमारा यूरिन का कलर बताता है। यदि वो थोड़ा पेल की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर में पानी थोड़ा कम हो रहा है, और यदि वो ट्रांसपेरेंट है, लाइट येलो है, तो इट मीन्स पानी पूरा हो रहा है जी। तो पानी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग
मैक्सिमम ऑफिसेज में आजकल एसी है और प्यास लगती ही नहीं है, बट अपने सामने चाहे रिमाइंडर लगाएं, चाहे आप अपने सामने बॉटल रखें पानी की, बट पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां पानी पीने से जा सकती हैं। बिल्कुल। तो मैम यहाँ पे फिर प्रश्न ये भी उठता है इस पानी के साथ कि हमें पानी किस तरह का पानी पीना चाहिए। क्या हमें आरओ का पानी पीना चाहिए, या हमें नॉर्मल वाटर पीना चाहिए, या हमें पानी को उबाल के फिर ठंडा करके वो पानी पीना चाहिए? तो यहाँ पे डाइट में पानी बहुत मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबके घरों में आजकल आरओ लग रहे हैं, क्योंकि हम रिलाय नहीं कर सकते नल के पानी में। तो आरओ का पानी ठीक है, बट अगेन उसका टीडीएस कितना है, क्या है, वो दैट मैटर्स, और वो चेक कराते रहें, क्योंकि पानी से ही बहुत सारा संक्रमण अंदर जाता है। क्योंकि आप टाइफाइड देखें, बीच में टाइफाइड बहुत ऑफन था, तो आरओस चेक कराएं अपने, क्योंकि पानी बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आरओ का पानी मुझे लगता है कि ठीक है। मैम जैसे पानी, ये तो आरओ का पानी ठीक है, ओके, लेकिन अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कोरोना के बाद से हम बॉयल वाटर की तरफ ज़्यादा जाने लगे हैं, तो क्या आपको ठंडा पानी पीना चाहिए, या फिर आप बॉयल वाटर, जैसे बच्चों को घर में बॉयल वाटर जो है वो पिलाते हैं, वो ही सही है? उबाल के ठंडा करके जी हाँ, तो दे सकते हैं उनको, बट आरओ का भी दे सकते हैं। और वही अगेन इसमें बात है कि हमारे पास समय कितना है। अगर उस आरओ के पानी को, अगेन मैंने कई महिलाओं को, कई लोग बहुत जागरूक हैं, कई महिलाओं को देखा है कि वो उसको घड़े में रखने लगे हैं, सो दैट उसमें जो अर्थ से आने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो चले जाएं, मिनरल्स जो हैं वो मिल जाएं। कई लोग कॉपर, तांबे के बर्तन में रख रहे हैं, तो जिससे जितना हो सकता है, बट मेन है पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। जी मैम, यहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे आप आहार खाते हैं, जैसे आपका आहार होता है, वैसे ही आपकी प्रवृत्ति भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पहले ये कहा जाता है कि आप तामसिक भोजन अगर आप करते हैं तो आपकी प्रवृत्ति उग्र हो जाती है। क्या एज अ डाइटिशियन आप इस बात को एग्री करती हैं? ये देखिए, ये हर घर का एक ट्रेडिशन होता है ना। अगर मैं पहाड़ों में बात करूँ तो उस समय बलि प्रथा चलती थी और लिया जाता था नॉनवेज, बट जब हम अभी नीचे आ गए, हम और वहाँ पे डिमांड भी होती थी शायद बॉडी की, आपकी बॉडी को हीटअप रखने के लिए आपको चाहिए होता था। बट यदि हमारा कुछ काम नहीं है, यदि हम सिडेंट्री लाइफस्टाइल ले रहे हैं, तो शायद हमें इतने प्रोटीन की ज़रूरत भी नहीं है, तो तब नॉनवेज लेना बहुत ज़रूरी है। बट अगेन ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन, कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं, कुछ रिलीजन ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल मांसाहार बंद है और वो बहुत अच्छे खाते हैं। कई हम अपने खिलाड़ियों को देखते हैं जो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो चुके हैं और उनमें कोई कमी नहीं आई, उनके खेल के एक्टिविटी में कोई कमी नहीं आई। तो ये एक पर्सनल चॉइस है कि कौन कैसे ले सकता है। बट येस, यहाँ जो नॉनवेज मिलता है अगेन उसमें भी इंजेक्टेबल्स हैं, तो मुझे लगता है कि उसको भी लेना थोड़ा सोच के लेना पड़ेगा कि हम कहाँ से लेके आ रहे हैं और वो सोर्स कैसा है। मैम यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें महिलाओं और पुरुष की, क्योंकि दोनों के कार्य क्षेत्र अलग हैं, कार्य करने के तरीका अलग है, स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, शरीर की बनावट अलग है, स्ट्रेंथ अलग है, तो क्या महिला और पुरुष इनका जो खाना है वो कुछ इसमें डिफरेंस होता है? मैंने पहले भी बात करी, हर शरीर अलग है। अगर हम घर में ही दो भाई बहन भी देखें, महिला और वो तो अलग है, दो भाई बहन या दो बहनें भी देखें तो वो उनकी बॉडी भी अलग होती है। तो हर शरीर की डिमांड अलग है। तो मेल्स की डिमांड अलग है क्योंकि उनमें मसल्स ज़्यादा हैं और फीमेल्स में फैट सेल ज़्यादा हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। हमारा जो बिल्ट है उन लोगों से थोड़ा छोटा है, हमारी बोन का स्ट्रक्चर जो है उनसे थोड़ा छोटा है, तो हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है। उसी हिसाब से हमारे सारा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट थोड़ा कम है उनसे। बट येस, जब प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, तो इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, किस तरह का हमारा टाइम चल रहा है, किस तरह की डिमांड है। जो अब जो एथलीट्स हैं या जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनकी डिमांड अलग होती है और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले की बिल्कुल डिमांड अलग है। हैवी वर्कर आप वहीं देख लें, जो मजदूर है उसकी डिमांड बिल्कुल अलग है। तो इट डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी। हाँ, ये आपके शरीर पे और आपके कार्य क्षेत्र पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का आहार यहाँ पर लेना है। मैम जैसे आफ्टर 60 या 65 जी कि आप बहुत कम कार्य कर रहे होते हैं, आप बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, तो उस वक्त जो बुजुर्ग हैं उनका जो आहार हो उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए ताकि उनको स्वस्थ रख सके? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के 21वीं सदी में लोगों को पैरों में बहुत तकलीफ यहाँ पर रहती है, तो ऐसे में उनका आहार किस तरह का होना चाहिए? देखिए, अगर मैं महिलाओं की बात करूं 60 के बाद, 60 से पहले ही मतलब 30s, आफ्टर 30s जब वो मेनोपॉज वाले फेज में एंटर करती हैं तो उनका कैल्शियम बहुत ज़्यादा डिप्लीट होने लगता है। तो घुटनों की दिक्कतें आपने जितनी भी देखी होंगी वो महिलाओं में देखी होंगी, क्योंकि एक तो कैल्शियम डिप्लीट हो रहा है, ध्यान उस समय रखा नहीं जाता, और दूसरा वज़न। जी, इन्हीं 50 सालों में अगर मैं देखूँ, हमने जैसे बात करी है कि पोषण बदल गया है, जी। आप वज़न में भी देखेंगे लोगों का वज़न
हायर साइड में चला गया है, वो वज़न लेके हम उन्हीं घुटनों पे चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन घुटनों पे जोर आएगा और वो कमज़ोर होंगे। तो हमें अपने कैल्शियम पे ध्यान देना है। मतलब आप 60 की बात कर रही, मैं लोगों से अपील करूंगी कि वो 30 के बाद ही जागरूक हो जाएं अपने न्यूट्रिशन के लिए जी। तो उसमें कैल्शियम अच्छा लें, और जितने भी बोन से रिलेटेड मिनरल्स हैं, विटामिन डी, जो कि लोग जबकि भोजन में विटामिन डी नहीं होता, पर मैं बोलूँगी धूप भरपूर लें और कपड़ा हटा के धूप में बैठें, या किसी को सप्लीमेंट दिया गया है तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन पूरा करें। क्योंकि जितने भी मेरे पास मरीज आते हैं, जिनसे भी पूछो कि यस मैडम 1 हफ्ता खाया था उसके बाद भूल गए। विटामिन डी जब तक हमारे शरीर में पूरा नहीं होगा तब तक कैल्शियम आपका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए महिलाओं के लिए खासकर विटामिन डी, जितने भी उनको दर्द होते हैं, आप खुद नोटिस करेंगे कि विटामिन डी लेके वो कम होंगे। मेरे पे एक प्रश्न और है कि क्या आपको लगता है कि इसे शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा से कोई भी अवेयरनेस आ सकती है, तो इसको हमें पे पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल, मैं हमेशा चाहूँगी कि न्यूट्रिशन एजुकेशन को हमेशा बच्चों के, छोटे बच्चों से, ताकि उनको पता हो कि हमारे लिए क्या खाना गलत है, क्या सही है। तो अगर उन बच्चों को ही मालूम हो तो शायद हमें सिखाना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा माँ और बच्चों के बीच में टग ऑफ वॉर नहीं चलेगी। यदि बच्चों को मालूम हो कि न्यूट्रिशन क्या हमारे लिए न्यूट्रिशियस है, तो इसलिए न्यूट्रिशन एजुकेशन ज़रूर शामिल होनी चाहिए बच्चों के पाठ्यक्रम में। मैम, कार्यक्रम का समय हमारे यहाँ पे समाप्त हो रहा है, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं इस सदी के हिसाब से बोलूँगी कि आप अपने दादी नानी जो भी फॉलो करते थे उसकी तरफ जाएं, केवल खाने में ही नहीं, अपने लाइफस्टाइल में भी। वो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट हम भी सुबह का सूरज देखें और रात को समय पे सो जाएं। ये ना करें कि केवल फ़ोन पे ही हम अपना रात गुजार रहे हैं और सुबह उठने में हमें बहुत दिक्कत होती है। थोड़ा समय अपने शरीर को ज़रूर दें, जिसमें योग शामिल करें, या जो भी आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं या वॉक करना चाहते हैं, और डाइट में बैलेंस डाइट लें, केवल वसा और चीनी युक्त खाने की तरफ ना जाएं। तो ये हमारे साथ यहाँ पे डाइटिशियन गीतांजलि जुगरान जी मौजूद थी, जिन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी संतुलित आहार और पोषण से संबंधित यहाँ पर दी है। उन्होंने यही कहा है कि आज चाहे हमारा शरीर हो, बहुत आवश्यक है कि इसको संतुलित बनाए रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हम संतुलित आहार यहाँ पर लें। और जिस तरह कार्यक्षेत्र यहाँ पे महिला, पुरुष, बच्चे, अलग अलग कार्यक्षेत्र यहाँ पर रहते हैं, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, उस आधार पर यहाँ पर आप अपने पोषण का ध्यान दें, तभी आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार।